गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पेंटिंग की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम पढ़ रहे हैं पेंटिंग की हमारी बुक का फर्स्ट लेसन, जिसका काफ़ी पोर्शन हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और जो बाकी का बचा हुआ है उसे हम आज की क्लास में करेंगे। अपना फर्स्ट लेसन है प्रागैतिहासिक शैल चित्र यानी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। हम अभी तक 3 इसके पेज कंप्लीट कर चुके हैं, 3 पेज। फोर्थ हम आज से अभी स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों और चित्रकारियों को 7 कालावधियों में, यानी कि समय के अनुसार उसके 7 पार्ट किए हुए हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पिलियोलिथिक एज, लोअर पिलियोलिथिक एज, मिडिल पिलियोलिथिक एज, अपर पिलियोलिथिक एज, और उससे भी ऊपर जो थी प्री हिस्टोरिक एज, मिडिल एज, और अलग अलग पार्ट जो 7 पार्ट हैं उसमें से यहाँ हम सिर्फ 3 पार्ट की बात करेंगे इस लेसन में। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है उत्तर पिलियोलिथिक एज, यानी अपर पिलियोलिथिक बोलेंगे, उत्तर पूरा पाषाण युग या अपर पिलियोलिथिक एज। एंड सेकंड है मध्य पाषाण युग या मिडिल पिलियोलिथिक एज। एंड थर्ड है ताम्र पाषाण युग, इसे नियो पिलियोलिथिक एज भी हम बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये इन तीनों कालावधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कालावधियां आती है, लेकिन यहाँ हम पहले 3 कालों का ही विवेचन करेंगे। काल से आप मतलब समझ पा रहे होंगे, एक समय, एक ड्यूरेशन समय का, कि जो विद्वानों ने अपने पढ़ने के अनुसार या अध्ययन के अनुसार अपना सहूलियत के हिसाब से उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं उत्तर पूरा पाषाण युग या अपर पिलियोलिथिक पीरियड। उत्तर पूरा पाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। इनमें से कुछ छड़ी जैसे पतली मानव आकृतियां हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथी, बाघों, गेंडों और सूअरों के हैं। कुछ चित्र धवन चित्र यानी वॉश पेंटिंग्स के हैं। वॉश पेंटिंग से मतलब है कि उनका कलर जो है वो काफ़ी लाइट रहा होगा एकदम। वैसे ये प्रॉपर जो 12th में आएगा इसका, वहाँ हम पढ़ेंगे इसको, वॉश पेंटिंग्स को। लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के हैं। जहाँ ग्रीन कलर का यूज़ किया गया मैक्सिमम, वहाँ डांस करते हुए मानवाकृतियों के चित्र हैं वो उसमें ग्रीन कलर यूज़ किया हुआ है। एंड जो शिकार करते हुए जो चित्र बनाए हुए हैं वो उसमें रेड कलर यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक पीरियड। दूसरी कालावधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस समय में सबसे अधिक चित्र बने हैं, और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, ये वो युग है जिस समय जो मानव था वो शिकारी मानव से एक पशुपालन करने वाला मानव बन चुका था। कि शिकारी जो उसकी पूरी दिनचर्या शिकार पे निर्भर थी, उससे थोड़ा अपग्रेड होकर के वो पशुओं को पालने और उनका अपनी सहूलियत के अनुसार उनका प्रयोग करने लगा था। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई थी। इस समय वो उनके विषय ऐसे बढ़ गए थे। पहले वो सिर्फ शिकार के ड्राइंग्स ही बनाता था और जानवरों के ड्राइंग्स ही बनाता था। इस समय तक आते आते उसकी दिनचर्या में काफ़ी बदलाव आया। वो काफ़ी कुछ काम करने लगा। तो जितना वो ज़्यादा काम करने लगा, जितना उसका मस्तिष्क परिपक्व हुआ, वैसे उसे उसके ड्राइंग्स के सब्जेक्ट बढ़ने लगे, और उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो उसने गुफाओं में या चट्टानों पे उनके चित्र बनाने लगा। मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया। पहले वो बड़े बड़े चित्र बनाता था, अब वो छोटे चित्र यानी छोटी ड्राइंग्स बनाने लगा। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई। इस समय भी शिकार के दृश्य ज़्यादा बनाए गए। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं। कुछ चित्रों में आदि मानव को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने चित्रित किया हुआ है। कि साधारण से कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया है, जिसमें पेड़ के पत्ते वगैरह ये उसमें यूज़ किए हुए हैं, कि जिनको मानव यूज़ करता था।
अब सर्दी गर्मी से बचने के लिए। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और कुछ में मुकुटों पहने हुए भी दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरण, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेंढक, चिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों को और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। लास्ट हमने देखा था, इससे पहले का जो पीरियड हमने पढ़ा था अपर पिलियोलिथिक एज, उसमें हमने देखा था कि उसने बड़े जानवर नहीं बनाए थे। बड़े जानवर जैसे शेर, चीता, गेंडा, तेंदुआ, इस तरीके के जो खुंखार जानवर थे वो उस समय नहीं बनाए थे, क्योंकि उस समय सिर्फ वो शिकार करता था और मानव ही शिकार करता था। उस समय उसने पशुओं का प्रयोग नहीं किया। बट मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण युग में आते आते उसने पशुओं को पालना शुरू किया, जैसा कि लास्ट क्लास में बताया है। तो वो हाथियों को और बड़े ऐसे जानवरों को पालने लगा और उनका प्रयोग करके फिर वो जंगली जो खूंखार जानवर थे उनका भी शिकार करने लगा। तो इस समय के पीरियड में हमें शेर और तेंदुआ, चीता या खूंखार जानवरों के भी हमें ड्राइंग्स मिलते हैं, क्योंकि इस समय तक आते आते मानव इन खूंखार जानवरों का भी शिकार करने में सक्षम हो चुका था। मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए दिखाया गया है। कुछ और चित्रों में मनुष्यों द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते दिखाया गया है। जैसा कि मैंने बताया था पहले कि जो उस समय के लोग थे वो अपने अनुभव अपनी आगे वाली पीढ़ी को या दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए भी ये ड्राइंग्स बनाते थे। तो जैसा कि यहाँ अभी लिखा हुआ है कि कुछ चित्र में जो जानवर है वो मनुष्य का पीछा कर रहे हैं, कुछ में है मनुष्य उनका जानवरों का पीछा करके उनका शिकार कर रहे हैं। तो लैंग्वेज नहीं थी उस समय, कोई भाषा नहीं थी या बोल नहीं पाते थे, तो इस वजह से ये ड्राइंग बना करके वो अपने आने वाली पीढ़ी को समझाते थे कि किस तरीके से शिकार करना चाहिए, शिकार करने में क्या परेशानियाँ आती है, कभी हम उसमें फंस जाते हैं या कभी हम सफल होकर के शिकार करते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये ड्राइंग्स जो थे उन्होंने बनाए थे सारे। कुछ और चित्रों में मनुष्यों तथा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए दिखाया गया है। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में मनुष्यों को जानवरों को डरते हुए दिखाया गया है, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार, सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए भी चित्रित किया गया है, क्योंकि ये पशुपालन करता था मानव उस समय। तो ये चीज़ें भी वहाँ दिखाई गई है। कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए हैं। उकेरे गए से तात्पर्य है कि सिर्फ जानवर के ही ड्राइंग्स बनाए गए हैं। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों को निर्वस्त्र एवं सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया है। इन चित्रों में बूढ़े जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया है। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते, खेलते हुए दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है कि उस समय ड्राइंग्स एक तो शिकार करते हुए के ड्राइंग्स और एक सामूहिक नृत्य के सभी लोग मिलकर के नृत्य करते हुए, डांस करते हुए के चित्र जो ड्राइंग्स हैं वो ज़्यादा बने हुए हैं। क्योंकि जब भी मानव शिकार करता था या अपना जो भी लक्ष्य हासिल करने में वो सफल रहता था तो वो खुशी मनाता था। जैसे आज के समय में भी खुशी के समय सभी लोग मिलकर अभी डांस करते हैं, तो पुराने समय में भी ऐसा ही होता था कि अगर किसी इंसानों ने मिलकर किसी खूंखार जानवर को या बड़े जानवर को जब वो शिकार कर लेते थे तो उसके चारों तरफ वो मिल करके समूह में नृत्य करते थे। उसके हमें काफ़ी ड्राइंग्स अभी इसमें देखने में मिलेंगे। जैसे अभी आप ये देख पा रहे हैं, ये एक घोड़े का चित्र है जो हमें भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिला है। आइए आगे बात करते हैं। कुछ चित्रों में पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए या स्त्रियों को अनाज पीसते हुए, खाना बनाते हुए भी दिखाया गया है। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है कि मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हों। अनेक शैलाश्रयों में, शैलाश्रय से तात्पर्य है शैल का बना हुआ आश्रय या चट्टान का आश्रय यानी कि गुफा। हम हाथ और मुट्ठी की छाप शिलाश्रयों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, यानी कि वो अपने हाथ जो है वो कलर से हाथ के छापे बनाता था, कलर हाथ में पूरा कलर लगा करके दीवार पे वो प्रिंट करता था। उसके भी अवशेष हमें मिले हैं। कुछ में अंगुलियों के सिरे के निशान जो बने हैं। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों को
विभिन्न रंगतें शामिल थी। रंगतें का मतलब भी रंग से ही है, रंग के लिए ही कलर ये वर्ड यूज करते हैं। लेकिन सफ़ेद और लाल रंग सबसे अधिक पसंदीदा रंग थे, क्योंकि ये आसानी से मिल भी जाते थे और इनका जो चट्टान के ऊपर काफ़ी अच्छे दिखते थे ये, इसलिए उस समय का मानव इनका ज़्यादा प्रयोग करता था। रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूटकर पीसकर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमिच, जिसे गेरू भी कहा जाता है, जिसे राजस्थान हरियाणा में जो मांडने रंगोली और इससे बनाए जाते हैं, अभी भी इसका लोग यूज करते हैं। गेरू हिरमिच जिसे कहा जाता है। हरा रंग कैल्सेडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था तथा सफेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टानों के टुकड़ों को कूट पीसकर पाउडर जैसा बना लेते थे। फिर इसमें कुछ पानी, गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवर की चर्बी या पेड़ों से निकला हुआ गोंद या राल मिलाया जाता था, कि जो जानवर का शिकार करते थे और उसको अपना भरण पोषण के बाद जो उसकी चर्बी बचती थी उसको उस पीसे हुए कलर में मिलाते थे और उससे ड्राइंग उसकी ड्राइंग्स बनाते थे, ड्राइंग बनाने में उसका यूज़ करते थे। चर्बी इसलिए मिलाई जाती थी क्योंकि वो पाउडर बिल्कुल वैसा होता है, अगर उसको पानी के साथ यूज़ करेंगे और चट्टानों पे लगाएंगे तो जैसे ही वो सूखेगा वो सारा हवा से उड़ जाएगा और हट जाएगा। लेकिन अगर उसमें जानवर की चर्बी या कोई ऐसा चिकना पदार्थ या गोंद, जो पेड़ से जो प्राप्त होता है हमें गोंद, जिसका मैक्सिमम सर्दी में हम यूज़ करते हैं लड्डू बनाने में और इस चीज़ में इसको अभी यूज़ करते हैं, वो भी उस समय कलर में मिला करके वो यूज़ करते थे। तो उसको कलर में मिलाने से फिर जब वो चट्टान पे वो कलर लगाते थे तो वो कलर उस गोंद की वजह से वो चट्टान पे उस समय चिपक जाता था। और उस समय जो उस समय के कलर हैं या ड्राइंग्स जो हैं वो अभी भी हमें इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि उस समय चट्टान पर जो काफ़ी ऑक्साइड पाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ वो पाए जाते हैं। और जब उसके ऊपर उस समय का मानव कलर जो यूज़ करता था, ड्राइंग्स बना के कलर करता था, उनमें कलर लगाता था, तो उनमें भी केमिकल क्रिया की वजह से वो चट्टानों ने वो कलर सोख लिए हैं। इससे लाखों साल पुराने ड्राइंग्स और कलर जो हैं वो अभी भी हम देख पा रहे हैं या अभी भी हमें हमारे सामने मौजूद हैं या अवशेष जो हैं वो हमें मिले हैं। इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद उसे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाए जाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार को झेलने के बाद आज भी बरकरार हैं, कि वो लाखों सालों से मौजूद हैं और हमें अभी भी मिलते हैं। यह समझा जाता है कि ये रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण रहे या इसलिए अभी तक बने रहे, नष्ट नहीं हुए, क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे उनके साथ इस रंगों की रासायनिक प्रक्रिया ने इन्हें स्थायी बना दिया। यहाँ कलाकारों ने अनेक चित्र इन शैलाश्रयों की सतहों, दीवारों और भित्ति छतों पर बनाए। कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं या शैलाश्रयों से मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी रहे ही नहीं होंगे। संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा कि उनका उस जगह का प्रयोग सिर्फ वो पूजा पाठ के लिए करते थे, इसलिए वहाँ सिर्फ ड्राइंग्स बनाई जाती थी, बट वहाँ वो रहते नहीं थे, सिर्फ पूजा पाठ के लिए ही उन जगहों का वो प्रयोग करते थे। शैलाश्रम में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान पर या शैलाश्रय की छत के पास बने हुए हैं। प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने जमाने के हैं, इन पर अनेक चित्रात्मक गुणों एवं विशेषताओं की कोई कमी नहीं है, कि ये ड्राइंग्स अभी भी इतने अच्छे और सुंदर बने हुए हैं जैसे किसी सीखे हुए या कोई काफ़ी बड़े कलाकार ने, या उस समय के ऐसे जो गुण उसमें चित्रों में दिखाई देते हैं कि काफ़ी सीख करके और काफ़ी समय की अपनी उस काफ़ी प्रयोग करके जो ऐसे चित्र बनाए हैं इस तरीके के मालूम पड़ते हैं ये जो चित्र हैं। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों तथा सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए, कि उस समय उनके पास औजार भी अवेलेबल नहीं थे, न उनके पास ब्रश थे, न कोई ऐसे कलर्स थे जिनका वो प्रॉपर यूज़ कर पाते थे, ऐसी कोई भी चीज़ उनके पास नहीं थी, लेकिन उन्हें जो सहूलियती जो चीज़ें मिली थी उसी का प्रयोग करके बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने इतने अच्छे ड्राइंग्स बनाए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे, अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पशुओं को तो वास्तविक सा भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी कहने सुनने की गहरी रुचि थी।
इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूपों से मनुष्यों और जानवरों को स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया है। जैसे कि जो शिकार के दृश्य हैं उसमें कि एक दूसरे को अपने आप को जीवित रखने के लिए जो संघर्ष उन चित्रों में दिखाया गया है। एक दृश्य में कुछ लोगों को मध्य पाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य बहुलता में पाए जाते हैं। यह ऐसा ही एक दृश्य है जिसमें लोगों का एक समूह भैंसे को मारते हुए दिखाया गया है। कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़ा दर्शाया गया है। ये चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता है। अंकन का मतलब होता है ड्राइंग। जो हम ड्राइंग बनाते हैं उसको हिंदी में अंकन को बोलते हैं। जैसा कि ये वाला चित्र आप देख पा रहे हैं, इसमें घोड़े के ऊपर कुछ शिकारी हैं जो एक भैंसे का शिकार कर रहे हैं या मारते हुए उसको दिखाया गया है। सेकंड जो नीचे का दृश्य जो हमने पहले ही पढ़ा है कि नृत्य का दृश्य, डांस करता हुआ जो सीन है, ये चित्र बहुतायत में मिले हैं। ये हर जगह जहाँ भी पुराने उस समय का मानव जा रहा करता था उसमें हर जगह ये ड्राइंग समय मिलेंगे। इस दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हुई आकृतियां दिखाई गई हैं। वस्तुतः यह एक ऐसा विषय है जिसे बार बार दोहराया गया है। नृत्य का यह दृश्य हमें उत्तराखंड के लखुडियार के पाषाण की याद दिलाता है कि उत्तराखंड में जो लखुडियार जगह है वहां से भी इससे काफी ड्राइंग्स मिले हैं। जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया है और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हैं। एक अन्य दृश्य में एक जानवर की मौत की पीड़ा से तड़पते हुए और शिकारियों को खुशी से उसके चारों तरफ नाचते हुए दिखाया गया है। ऐसे चित्रों से यह प्रकट होता है कि मनुष्यों में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। जहां अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए हैं उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला दृष्टिगोचर होती है कि ये जो उन्होंने ड्राइंग बनाए हैं ये उस समय की जो उत्कृष्ट कला है वो दिखाई देती है कि उस समय के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छे चित्र हैं। ऐसे चित्रों में रंग सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ एवं संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। यथार्थ में रियलिस्टिक की जैसा उससे उनको दिखाई देता था, जितना वो बना पाते थे वैसा मिश्रण उन्हें दिखाई देता है। ऊपर ये हम पढ़ेंगे कुछ। आज की अनेक आदिम जाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। वे जन्म, मृत्यु, वयस्कता, प्राप्ति और विवाह आदि के समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक और सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्रित एवं उत्कीर्णित करते हैं। वे शिकार हेतु जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुकुट्टे पहनते हैं और उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उनके चारों ओर नाचते हैं। आज भी जो आदिम जातियां हैं, जंगलों में कुछ जो लोग पाए जाते हैं, जंगलों में जो जातियां रहती हैं, वो आज भी इस प्रकार के कार्य करती है। एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए हैं। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें हैं। 20 परतों से तात्पर्य है कि वहां पर 20 बार ड्राइंग्स बनाए गए हैं। पहले जब एक बार ड्राइंग्स बनाई उसके कुछ समय बाद फिर उस पर फिर ड्राइंग्स बनाए गए, उसके कुछ समय बाद फिर उस पर ड्राइंग्स बनाए गए। इसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये हम आगे पढ़ेंगे। हो सकता है कि उनके पास स्पेस की कमी हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे हम मंदिरों में देखते हैं कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है, कुछ होता है, तो वो जो सारे ड्राइंग्स हैं उनको वापस उन पे नए कलर किया जाता है और नए ड्राइंग्स बनाए जाते हैं। जो धार्मिक रीति रिवाज जो अभी भी संपन्न किए जाते हैं गाँव में, जिसे आप सभी लोग शायद उनसे वाकिफ हो या कभी आपने किसी ने देखा हो। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी तो वह उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर एक ही क्षेत्र में ये चित्र बनाए थे। इन प्राक ऐतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली कि वो किस प्रकार रहते थे, उनका खान पान, उनकी आदतों, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन, मस्तिष्क और चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। प्रागैतिहासिक काल विशेष रूप से ऐसे अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने,
और हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं, तथापि उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो ये शैल चित्र हैं। ये चट्टानों पे बने हुए जो चित्र हैं, ड्राइंग्स हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें उनके पूरे जीवन का जैसा उनकी दिनचर्या थी उनके बारे में बताते हैं, जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गए हैं। तो यहाँ हमारा लेसन खत्म होता है और ये हमारे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हम विस्तृत चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हम देख लेते हैं अगर और हमें किसी टॉपिक पे बात करनी है, या एक बार मैं फिर थोड़ा इसको रिवाइज कर दूं स्टार्टिंग से, और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो सेशन है, हम नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये आप मैप देख पा रहे होंगे, इसका मैं ये पीडीएफ भी आपको सेंड करूँगा, ग्रुप में पीडीएफ शेयर करूँगा, तो ये आप ये भी देख लें कि ये इंडिया में किस किस जगह पर उस समय का मानव रहा करता था और किस किस जगह पर हमें ये ड्राइंग्स मिले हैं। जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, श्रीनगर का जो हिस्सा है कुछ, उसके ऊपर गिलगित जो वहाँ मिले हैं, सिंधु नदी के किनारे कुछ यहाँ मिले हैं, अल्मोड़ा में जैसा कि हमने पढ़ा था उसमें कुछ हजार जो गुफाएं हैं उस समय की वो मिली है, वहाँ ड्राइंग्स मिले हैं। कुछ राजस्थान में चंबल नदी के किनारे वहाँ भी मिले हैं, राजस्थान में कोटा में, कुछ गुजरात गांधीनगर में, दमनदीप में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में यहाँ तो काफ़ी गुफाएं मिली है। यहीं मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है भोपाल के पास, वहाँ भी हमें करीब 800 गुफाएं मिली हैं, जिनमें 500 में ड्राइंग्स मिले हैं। इधर आप रायगढ़ देख पा रहे हैं, यहाँ कोलकाता, रायगढ़, रांची, पटना, शिलांग, ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल, बेंगलुरु, यहाँ भी उस समय के जो बेंगलुरु का जो ये है, यहाँ पर बेंगलुरु में तो इनके साथ साथ उस समय के सबसे पुराने औजार पत्थरों के बने हुए जो उस समय का मानव यूज़ करता था वो भी इन क्षेत्रों से मिले हैं। फिर ये तुंगभद्रा नदी, वेलारी से मिले हैं काफ़ी उनके औजार पत्थरों के बने हुए उस समय के मानव के। श्रीलंका में भी कुछ जगहों पे मिले हैं। ये हम नेक्स्ट जो हमने क्लास जहाँ से शुरू करी थी उसको एक बार हम फिर से बात कर लेते हैं उसके ऊपर, फिर ये क्लास फिनिश करते हैं आज की। इस पे हमने चर्चा करी थी, ये अभी जो हमने पढ़ा है, ओके, प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल, ये हम लास्ट क्लास में भी इस पे बात कर चुके हैं। ये जो है आद्यैतिहासिक काल एंड हिस्टोरिक एज, इन दोनों का हम आगे की जो बुक्स के आगे लेसन्स हैं उनमें पढ़ेंगे इसको। और इसके जो पार्ट है प्री हिस्टोरिक एज का, पिलियोलिथिक एज, ये हमने पढ़ा है। पिलियोलिथिक एज के 3 पार्ट हैं, तो इन 2 में इतने ड्राइंग्स नहीं मिले हैं, ज़्यादातर ड्राइंग्स जो मिले हैं वो अपर पिलियोलिथिक एज इस समय मिले हैं। इन 2 उस समय में मानव इतना परिपक्व नहीं हुआ था कि वो ड्राइंग्स बना पाता या उसके बारे में ज़्यादा सोच पाता, लेकिन अपर पिलियोलिथिक एज के जो समय है उस समय ज़्यादा ड्राइंग मिले हैं। इसके बाद का समय आता है मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। इस समय सबसे ज़्यादा ड्राइंग मिले हैं। इस समय मानव ने पशुपालन भी किया था, वो पशुओं के ज़्यादा करीब आया था और बड़े जानवरों को पाल करके, और उसने ज़्यादा खूंखार जानवरों के शिकार किए, तो इस समय में काफ़ी ड्राइंग मिले हैं। सबसे जो पुराने ड्राइंग्स हैं, सबसे प्राचीनतम ड्राइंग्स जो अभी प्राप्त हैं वो इस समय के हैं, अपर पिलियोलिथिक एज के, उसके बाद मेसोलिथिक एज के, एंड देन लास्ट है नियोलिथिक एज इस समय के। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जो क्लास में हमने पढ़ा है वो आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ पूछना है तो वो आप कल क्लास में पूछ लें, नेक्स्ट क्लास में जो भी होगी उसमें। ओके, थैंक यू।